बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप तैयार हो गए सर, नाश्ता लगा दूं? उसने पूछा। बमला उठाकर जाग गए या अभी सो रहे हैं? मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल कर डाला। बमला जी सो रही हो, ठाकुर जी तो सुबह सवेरे 7 बजे ही चले गए थे। नारायण ने कहा। कहाँ? होटल? मैंने सवाल की निगाहों से उसे देखा। होटल नहीं सरकार, नारायण बोला। किसी ने छोटे सरकार की हत्या कर दी है। ठाकुर जी वहाँ गए हैं। क्या? मैं उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है श्याम सुंदर? जी सरकार, नारायण ने सारी लाया। वो न जाने कब से जब्त किए बैठा था। उसकी आंखों में रुके हुए सैलाब का बंद टूट गया और आंसू बह निकले। किसने हत्या की डॉक्टर श्याम सुंदर की? कौन था वो? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे, सीने में तूफान करवटें लेने लगा। पता नहीं सरकार वो कौन संदिल था। बहू रानी पार्वती भी बहुत घायल है, सुना उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वह चलने में नारायण की सूरत देखता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल आया। हालुमा कमरे में बमला से सामना हो गया। उसके जिस्म पर शबे ख्वाबी का ढीला ढाला लिबास था, बाल बिखरे हुए और आंखें सुर्ख थी, चेहरा सूता हुआ। वो अभी सोकर उठी थी और गालबन इस वक्त भी उसके दिमाग पर नींद का खुमार तारी था। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ चल दी है श्रीमान जी सवेरे सवेरे? इस वक्त दोपहर हो रही है बमला। मैंने कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम नाश्ता कर लो। मैं वहाँ रुके बगैर बाहर आ गया। ठाकुर की जीप मौजूद थी, अलबत्ता वो कार गायब थी जो रात को मैंने पोर्टिको में खड़ी देखी थी। जीप का अगला एक टायर फटा हुआ था। गुज़िश्ता रात रामू वगैरह ने हमें सुनसान सड़क पर रोकने के लिए गोली चलाकर टायर ब्रेस्ट किया था और उनके फरार के बाद जीप को मैं ही चलाता हुआ हवेली तक लाया था। और मेरा ख्याल था कि ट्यूब तो बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। अगर ये जीप के पिछले हिस्से में एक फादल टायर मौजूद था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि टायर तब्दील कर सकता। गेट से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। बमला बरामदे में खड़ी उलझी हुई नजरों से मुझे देख रही थी। मैं गेट से निकल आया और तेज कदमों से एक तरफ चलने लगा। इत्तेफाक से चंद गज का फासला तय करने के बाद ही दाईं तरफ के मोड़ से एक खाली टैक्सी सामने आ गई। मैंने हाथ के इशारे से टैक्सी रुकवाई और बड़ी उजलत में दरवाजा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गया। कहाँ चलना है हुक्म? ड्राइवर ने सामने लगे हुए आईने में देखते हुए कहा। टैक्सी का मीटर ठीक नहीं है, भाड़े का आप ख्याल रखना। मेरा दिमाग भिन्ना गया। दुनिया भर के टैक्सी ड्राइवर एक जैसे ही थे। ये लोग कभी मीटर दुरुस्त नहीं रखते थे, किराया ज्यादा वसूल करते हैं और बख्शिश अलग से तलब करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं मीटर पर उससे बहस नहीं कर सकता था। कहाँ जाने का हुक्म? ड्राइवर ने दोबारा पूछा तो मैं चौंक गया। गुज़िश्ता रात डॉक्टर श्याम सुंदर के बारे में बातें करते हुए ठाकुर ने बताया कि उसका क्लिनिक राम बाग में है और करीब किसी बंगले में रिहाइश भी है। राम बाग बहुत बड़ा इलाका था और मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि श्याम सुंदर का बंगला किस तरफ होगा। पुलिस स्टेशन मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया। राम बाग के इलाके को जो थाना लगता है वहां चलो। ड्राइवर ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर संभल कर बैठते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इमारत के सामने टैक्सी रुकते ही मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और ड्राइवर को इंतजार करने का कहकर तेज कदम उठाता हुआ इमारत में दाखिल हो गया। बरामदे में मुसल्ला संतरी ने मेरा रास्ता रोक लिया। किसको मिलने गए श्रीमान जी? उसने घूरती हुई नजरों से मुझे देखा। कोई अफीसर, मैंने कहा। वो दरअसल ठाकुर बालू सिंह के भाई की हत्या हो गई है। ठाकुर मेरा मित्र है, मुझे उसके बंगले का पता मालूम नहीं। कोई ऐसा आदमी जो मुझे वहां तक पहुंचा सके। ओह, संतरी ने एक बार फिर मुझे घूरा। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। संतरी अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद संतरी वापस आया तो उसके साथ एक सादा पोश भी था। इसको साथ ले जाओ हुक्म, संतरी ने कहा। मगर मेरा ख्याल है डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया होगा। मैं उस आदमी के साथ बाहर आ गया। मैं तो पिछली सीट पर बैठ गया और वो आदमी आगे वाली सीट पर विराजमान हो गया और ड्राइवर को रामबाग पैलेस होटल की तरफ चलने को कहा। टैक्सी हरकत में आकर सड़कों पर फराटे भरने लगी और मैं डॉक्टर श्याम सुंदर के बारे में सोचने लगा। उसे किसने कत्ल किया था? उसकी बीवी पार्वती अभी तक जिंदा है या वो भी खत्म हो चुकी है? टैक्सी एक झटके से रुकी तो मैं अपने ख्यालात से चौंक गया। उस बंगले के सामने बहुत से लोग जमा थे। गेट पर 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। कुछ लोग अंदर भी नजर आ रहे थे। सादा पोश साथ होने की वजह से गेट पर तैनात कांस्टेबलों ने मुझे नहीं रोका। मैं बरामदे में पहुंचा तो अंदर की रायदारी में विक्रम होटल के असिस्टेंट मैनेजर भारत भूषण को देखकर आगे बढ़ गया। उसने भी मुझे पहचान लिया और तेज कदम उठाता हुआ मेरी तरफ आ गया। उसका चेहरा रंजो मलाल की तस्वीर बना हुआ था। ठाकुर कहाँ है और श्याम सुंदर हॉस्पिटल? भारत भूषण ने मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। डेड बॉडी 2 घंटे पहले हॉस्पिटल भेज दी गई थी और पार्वती भाभी को भी वो शदीद घायल है। ठाकुर भी वही है। इसी दौरान में एक सब इंस्पेक्टर हमारे करीब आ गया। उसके हाथ में एक क्लिप बोर्ड था जिस पर लगे हुए कागजात पर वो रिपोर्ट मुरतब कर रहा था। उसने मेरे बारे में पूछा तो भारत भूषण ही ने बताया कि मैं ठाकुर बहादुर सिंह का करीबी दोस्त हूँ। सब इंस्पेक्टर ने मुझसे चंद सवालात किए। कुछ बातें मैंने उसे पूछी और फिर मुझे वो श्याम सुंदर के बेडरूम में ले गया। बेडरूम के दरवाजे के सामने रायदारी के फर्श और दीवारों पर खून के छींटे नजर आ रहे थे और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी रूह तक कांप उठी। हर चीज उलट पलट नजर आ रही थी। डबल बेड की सफेद चादर खून में भीगी हुई थी। हर तरफ खून ही खून था। कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई जिस पर खून के छींटे या धब्बे ना हो। बेड से जरा हटकर कालीन पर भी खून का बहुत बड़ा धब्बा था। लगता था जैसे कुछ देर पहले यहाँ खून का बहुत बड़ा तालाब था जो कालीन में जज़ब हो गया था।
ये सूरत देखकर ये बात कही जा सकती थी जैसे किसी बकरे के गले पर छुरी फेर कर छोड़ दिया गया हो। मैंने जिंदगी में बहुत से खून बहते हुए देखे थे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि यहाँ की सूरत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैं बाहर आ गया और बरामदे में रुककर ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। कौन से हॉस्पिटल में ले गए हैं, मैंने भारत भूषण से पूछा। वो भी मेरे साथ ही बाहर आ गया था। सवाई जय सिंह हॉस्पिटल, भारत भूषण ने कहा। वो कुछ और भी कहना चाहता था, मगर मैं उसकी बात पूरी सुने बगैर तेज तेज कदम उठाता हुआ कोठी से बाहर आ गया। इस मर्तबा वो सादा लिबास वाला मेरे साथ नहीं था। मैंने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को हॉस्पिटल का नाम बता दिया और सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं ठाकुर के बारे में सोच रहा था। डॉक्टर श्याम सुंदर से उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। वो उसके एक अदना से मुलाजम का बेटा था जिसे उसकी माँ ने पाला था। लेकिन ठाकुर को श्याम सुंदर से हकीकी भाइयों जैसी मोहब्बत थी। वो भी उसे बहुत चाहता था। श्याम सुंदर की मौत पर ठाकुर का क्या हाल हुआ होगा। सवाई जय सिंह हॉस्पिटल होटल जयपुर अशोक से जरा आगे सवाई जयपुर हाईवे पर वाक़ था। बहुत वसी अरीज और शानदार इमारत थी। कई ब्लॉक थे जो वसी अरीज रकबे पर फैले हुए थे। मेन गेट पर मैंने टैक्सी को फारिग कर दिया। इस्तकबालिये से मुझे पता चल गया कि पार्वती देवी को अभी तक इमरजेंसी ही में रखा हुआ था। ठाकुर भानु सिंह कुशादा रायदारी में ही मिल गया। वो सर को दोनों हाथों में थामे बेंच पर बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट और होटल के मैनेजर और उसके चंद दोस्त भी वहां जमा थे। मेरी आवाज पर ठाकुर ने सर उठाकर देखा। उसकी आंखें खूने कबूतर की तरह सुर्ख थी। बेबना कर्ब के आसार चेहरे पर हुईदा थे। मुझे देखकर वो एक झटके से उठ गया और मेरे साथ लिपट कर दाढ़े मार मार कर इस तरह रोने लगा कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसके दोस्त भी बार बार उसे अपने साथ लिपटा कर दिलासा दे रहे थे। ठाकुर देर तक मुझे लिपटा हिचकियां भरता रहा। ये सब कुछ कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? किसने ये जुल्म ढाया है? मैंने कहा। श्याम सुंदर तो बहुत मासूम था। वो तो मसीहा था, दूसरों को जिंदगी देने वाला। उसकी जिंदगी किस जालिम ने छीन ली। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर के हल्क से गुर्राहट निकली। उसके शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन नहीं सकेगा। उसकी बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। ऐसा इंतकाम लूंगा अपने मुन्ना का कि दुनिया इबरत हासिल करेगी। पर कौन था वो? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। पता चला वो कौन था जालिम? रामू। ठाकुर के मुंह से निकला। वो मेरे इंतकाम से बच नहीं सकेगा। ओह, मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। हम इस वक्त दूसरे लोगों से जरा हटकर खड़े थे। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। सुबह 7 बजे मुझे पुलिस ने टेलीफोन पर इस दुर्घटना के बारे में इत्तला दी। मैंने सोचा तुम्हें भी जगाकर साथ ले चलूं, मगर फिर ख्याल आया कि तुम सारी रात जागते रहे थे। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और श्याम सुंदर की कोठी पर पहुंच गया। कोठी के बाहर बहुत से लोग जमा थे। अंदर पुलिस भरी हुई थी। पड़ोस के बंगलों के 2-3 आदमी भी मौजूद थे। श्याम सुंदर की लाश देखकर मैं वक्ती तौर पर अपने हवास खो बैठा था। पार्वती की हालत भी बहुत बुरी थी। वो बहुत घायल थी। मेरे आने के थोड़ी देर बाद पार्वती को हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। श्याम सुंदर के पड़ोसी ने बताया कि सुबह 6 बजे दूध वाले ने उन्हें जगाकर बताया कि बार बार घंटी बजाने के बावजूद कोई दूध लेने के लिए बाहर नहीं आ रहा। उसने किसी गड़बड़ का शुबा जाहिर किया तो पड़ोसी दूध वाले के साथ गेट फांद कर अंदर आ गया। बरामदे वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो श्याम सुंदर को पुकारते हुए अंदर दाखिल हो गए और बेडरूम का मंजर देखकर कांप उठे। बेड के करीब कालीन पर श्याम सुंदर की जख्मों से चूर लाश पड़ी हुई थी। पार्वती भी उसके करीब थी। उसका सर श्याम सुंदर के पैरों पर था। पार्वती भी बहुत घायल थी। पड़ोसी पहले तो ये समझा कि वो भी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। उन दोनों ने उसे उठाने की कोशिश की तो पार्वती ने आंखें खोल दी। उसके होंठों से सिर्फ रामू का लफ्ज निकला और वो बेहोश हो गई। पड़ोसी ने अपने बंगले से पुलिस को इतला दे दी। पुलिस ने यहाँ की सूरत देखकर मुझे फोन कर दिया और मैं फौरन ही यहाँ पहुँच गया। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं उस राक्षस ने मेरे भाई की क्या हालत की है। ठाकुर मुझे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर एक मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। उसने हमें नहीं रोका। कमरे की फजा बर्फ खाने की तरह सर्द थी। पहियों वाले स्ट्रेचर पर एक लाश चादर से ढकी हुई थी। चादर नीचे सफेद थी, लेकिन उस पर खून के इतने धब्बे थे कि सफेदी खत्म होती हुई लग रही थी। ठाकुर ने चादर हटा दी और मैं काम कर रह गया। श्याम सुंदर के जिस्म पर कोई लिबास वगैरह नहीं था और लाश पर इतने जख्म थे कि मेरे लिए उन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। ठाकुर झुककर उसकी पेशानी पर बोसे दे रहा था। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले और वो सिसकियां लेने लगा। मैंने बड़ी आहिस्तेगी से उसे अलग हटाया और लाश को चादर से ढक दिया। मैं ठाकुर को लेकर सर्द खाने से बाहर आ गया। रायदारी में बहुत से लोग जमा थे। उनमें 1-2 जाने पहचाने चेहरे भी नजर आए, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं आया कि वो कौन थे और मैंने उन्हें कहाँ देखा था। एक पुलिस अफसर ठाकुर को बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और देर तक उससे सरगोशियों में बातें करता रहा। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा इधर उधर देखता रहा। अचानक मुझे एक और ख्याल आया। रायदारी में बहुत से लोग जमा थे। उनमें श्याम सुंदर और ठाकुर के दोस्त भी थे और पार्वती के रिश्तेदार भी। उसकी माँ तो बार बार पिछाड़े खा रही थी। उसके अलावा कुछ और खवातीन भी थी, लेकिन जानकी या रूपमती दिखाई नहीं दी। सुबह 7 बजे श्याम सुंदर के कत्ल की इतला मिलते ही ठाकुर हवेली से भाग खड़ा हुआ था। मुझे तो इस ख्याल से नहीं जगाया गया था कि मैं रात भर जागा था और फिर श्याम सुंदर की कोठी पर आने के बाद वो अपनी हवास खो बैठा था और उसने रूपमती को इस दुर्घटना की इतला नहीं दी थी। मैंने ठाकुर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था और उसके चेहरे पर नजरें जमाए
हुए कुछ कह रहा था। मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए इस्तकबालिया काउंटर की तरफ आ गया। बहुत वसी और ईज लाबी थी, उसे इंतजारगाह भी कहा जा सकता था। थोड़े थोड़े फासले पर सोफे और कुर्सियां बिछी हुई थी। मुनासिब जगहों पर कंक्रीट के बड़े बड़े खूबसूरत गमले भी रखे हुए थे, जिनमें ऐसे पौधे लगे हुए थे जो सिर्फ साए ही में नशोनुमा पा सकते थे। लंबे चौड़े इस्तकबालिया काउंटर से जरा आगे एक कितार में 4 टेलीफोन बूथ थे। एक बूथ खाली था। एक औरत उस तरफ बढ़ रही थी। मैं तेज कदम उठाता हुआ उससे पहले ही बूथ में घुस गया। रिसीवर उठाकर मतलूबा सिक्के डाले और नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से कॉल रूपमती ने रिसीव की। मैं इधर उधर की बातों से ये टोल लेने की कोशिश करता रहा कि उन्हें इस साने की इतला मिली थी या नहीं। ठाकुर ने रात ही को फोन पर उसे रामू से झड़प के बारे में बता दिया था और इस वक्त रूपमती मेरी और ठाकुर की खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। उसकी बातों से अंदाजा हो गया कि डॉक्टर श्याम सुंदर के कत्ल की उसे कोई खबर नहीं थी। ये एक बुरी खबर है रूपमती, मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा। कहो, मैं सुन रही हूँ, रूपमती ने कहा, लेकिन भगवान के लिए कोई ऐसी खबर मत सुनाना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, मैंने कहा और फिर मुनासिब अल्फाज में उसे डॉक्टर श्याम सुंदर के कत्ल के बारे में बताने लगा। रूपमती तफसील जानना चाहती थी। मुझे जितना मालूम था मैंने उसे बता दिया और फिर फोन बंद करके मैं बूथ से बाहर आ गया। जब मैं राहदारी में पहुंचा तो पारूती को इमरजेंसी रूम से बाहर लाया जा रहा था। वो पहियों वाले स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी। उसका जिस्म सफेद चादर से ढका हुआ था, अलबत्ता चेहरे पर चादर नहीं थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसका चेहरा सफेद था। 2 वार्ड बॉयज स्ट्रेचर को धकेल रहे थे और एक नर्स ने खून की वो बोतल ऊपर करके उठा रखी थी, जिससे मुंसलिक रबर की पतली सी नलकी से कतरा कतरा खून पारूती के जिस्म में मुंतकिल हो रहा था। स्ट्रेचर को पारूती के रिश्तेदारों ने घेर रखा था। उसकी माँ तो दाढ़े मार मार कर रो रही थी और 2 औरतों ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था। पारूती के पिता राणा ऐशोरी सिंह ठाकुर को सहारा दिए चल रहा था। उन दोनों की हालत खासी उबतर थी। पारूती को एक प्राइवेट रूम में पहुंचा दिया गया। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर कमरे से निकला तो राणा ऐशोरी सिंह और ठाकुर को तसल्ली देते हुए बोला, मरीज अब खतरे से बाहर है, तशवीश की कोई बात नहीं, इसे शाम तक होश आ जाएगा। राणा और ठाकुर कमरे में चले गए। मैं बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जानकी और रूपमती भी पहुंच गई। रूपमती की आंखें रो रो कर सुर्ख थी। यहाँ मैंने हर शख्स की आंखों को अश्क बार देखा था। इससे अंदाजा हुआ कि लोग डॉक्टर श्याम सुंदर को भी कितना चाहते थे। जानकी रूपमती कमरे में चली गई। 2 मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल भी दरवाजे पर खड़े हो गए। वो दिन हमने हॉस्पिटल ही में गुजारा। ठाकुर सुबह 7 बजे इतला पाकर हवेली से भाग खड़ा हुआ था। उसने चाय तक नहीं पी थी और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया था। 4 बजे के करीब मैंने और रूपमती ने जबरदस्ती उसे थोड़ा बहुत खिला दिया। मैंने भी एक सैंडविच ले लिया था। रात 8 बजे के करीब पारूती को होश आ गया। पुलिस ऑफिसर इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। वो डॉक्टर की इजाजत पाकर पारूती का बयान लेने के लिए चला गया। फालतू लोगों को कमरे से निकाल दिया गया। राणा ऐशोरी सिंह ठाकुर और मेरे अलावा डॉक्टर और 2 पुलिस ऑफिसर थे। पारूती को अगरचे किसी ने ये नहीं बताया था कि उसका पति अब इस संसार में नहीं रहा, लेकिन घायल होकर बेहोश होने से पहले उसने जो कुछ देखा होगा उससे उसे अंदाजा हो गया होगा कि उसका सुहाग उजड़ चुका है। हिचकियों, आंसुओं और आहों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे में उसने अपना बयान मुकम्मल किया। पारूती के बयान के मुताबिक वो दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे कि सुबह 4:30 बजे के करीब कोई आहट सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने डॉक्टर श्याम सुंदर को जगा दिया। लाउंज की तरफ से दोबारा आहट सुनाई दी तो श्याम सुंदर उठकर कमरे से निकल गया और फिर दूसरे लम्हे वो श्याम सुंदर की चीख सुनकर उछल पड़ी। उठकर दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन श्याम सुंदर दरवाजे ही में उससे टकरा गया। वो जख्मी था, उसके बाजू से खून बह रहा था। पारूती एकदम बदहवास हो गई। वो पति को सहारा देना चाहती थी कि 2 आदमी कमरे में घुस आए। उन दोनों के हाथों में खंजर थे। उनमें एक लंबे कद का मालिक था। उसकी नाक पर बैंडेज लगी हुई थी। उसे पारूती को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और श्याम सुंदर पर खंजर से हमला कर दिया। पारूती उसे बचाने के लिए लपकी। इस मर्तबा दूसरे आदमी ने उसे एक तरफ पटक दिया। जख्मी नाक वाला श्याम सुंदर पर पे दर पे खंजर के वार करता रहा और उसे बचाने के लिए बार बार लपक रही थी। इस तरह वो कई बार खुद भी खंजर की जद में आई। जख्मी होने के बावजूद वो अपने पति को बचाने की कोशिश करती रही। जख्मी नाक वाले ने इस बार बराह रास्त पारूती पर खंजर से वार किया और उसके साथ उसने बेड़िए की तरह घुराते हुए कहा, तुम्हारी और डॉक्टर की लाशें देखकर ठाकुर को पता चल जाएगा कि रामू से पंगेबाजी का नतीजा क्या होता है। आइंदा वो रामू का रास्ता काटने की कोशिश नहीं करेगा। वो दोनों पे दर पे खंजरों से श्याम सुंदर पर वार करते रहे और पारूती उसे बचाने के लिए बार बार लपकती रही और बिलाखर वो जख्मों से चूर होकर गिर पड़ी। मैं शायद बेहोश हो गई थी, उसने बताया। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। उस वक्त हमारा पड़ोसी प्रेमचंद मेरे ऊपर झुका हुआ था। वो पूछ रहा था ये सब कुछ कैसे हुआ, कौन थे वो लोग। उसकी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। मेरे मुंह से सिर्फ रामू का नाम निकल सका था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। पारूती के इस बयान से तस्दीक हो गई कि डॉक्टर श्याम सुंदर का कातिल रामू ही था। वो 2 मरतबा हमारे हाथों गनीमत उठा चुका था।
पहली मर्तबा मुझसे उस वक्त पिटा था जब उसने मुझे और सोनिया को वीरान सड़क पर रोका था, और दूसरी मर्तबा गुज़िश्ता रात जब उसने मुझे और ठाकुर को सेक्रेटेरिएट के अकब में सुनसान सड़क पर रोकर हमें कुछ सबक सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ही गधे की तरह मार खाकर भाग निकला था। बलवंत सिंह इंतकाम तो मुझसे लेना चाहता था। पहले उसने मुतअस्सिब पंडितों और पुजारियों को मेरे और रूम बदी के पीछे लगाया। अपनी इस कोशिश में नाकाम होकर उसने रामू जैसे गुंडे की खिदमत हासिल की। रामू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो इस शहर का बहुत बड़ा बदमाश था। 8 कत्ल उसके खाते में थे। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कत्ल जैसी संगीन वारदातें करके भी वो कानून की इज्जत से बचा हुआ था। शहर में उसके नाम की दहशत थी। उसे घमंड था कि कोई उसके सामने आंख नहीं उठा सकता, और ये शायद पहला मौका था कि उसे 2 मरतबा हुज़ीमत उठानी पड़ी थी। रामू मुझे अगवा करके बलवंत सिंह के पास पहुंचाना चाहता था, लेकिन दोनों मरतबा अपनी इस कोशिश में नाकाम हो चुका था। ठाकुर भानु सिंह को मेरी पुश्त पर पाकर वो झुंझला गया, और इस झुंझलाहट में उसने श्याम सुंदर को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वो यकीनन पारूती को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। पारूती के इस बयान से उसकी इस खिनौने अज़ाइम की तस्दीक भी होती थी। वो गालिबन पारूती को मुर्दा समझकर ही छोड़ गया था। पारूती के जिस्म पर भी खंजरों के इतने घाव लगे थे कि उसके जिंदा बच जाने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन वो बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई कि इतना ज्यादा खून बह जाने के बावजूद वो बच गई थी। रामू ने शायद ये सोचा होगा कि श्याम सुंदर के कत्ल के बाद ठाकुर समंदर की जाग की तरह बैठ जाएगा, लेकिन मैं देख रहा था कि रामू का नाम सामने आने के बाद ठाकुर भानु सिंह उस शेर की तरह बिफर गया था जिसे जख्मी करके छोड़ दिया गया हो। मैं उसे बड़ी मुश्किल से संभाले हुए था। उसका बस नहीं चलता था कि अभी जाकर रामू के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पुलिस ने ठाकुर भानु सिंह का बयान भी कलम बंद किया था, और ठाकुर ने यह बता दिया था कि गुज़िश्ता रात रामू और उसके आदमियों ने उसे रास्ते में घेर कर हमला किया था, मगर खुद ही मार खाकर भाग निकला था, और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए उसने श्याम सुंदर को मौत के घाट उतार दिया था। ठाकुर ने अपने बयान में मेरा नाम तक नहीं लिया था, और अपने गनमैन के जख्मी होने का जिक्र भी गोल कर गया था। हमें वो रात भी हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी। सुबह 8 बजे के करीब डॉक्टर श्याम सुंदर की डेड बॉडी हमारे हवाले कर दी गई। डॉक्टर श्याम सुंदर के करिया कर्म की तैयारियां हो रही थी। हवेली में बहुत से लोग जमा थे, उनमें औरतें भी थी और मर्द भी। कई साबिक राजे महाराजे थे जो ठाकुर को गले से लगा लगा कर उसे दिलासा दे रहे थे। ठाकुर का ताल्लुक भी किसी मामूली खानदान से नहीं था। इसे सोसाइटी में एक आला और मुअज़्ज़ज़ मुकाम भी हासिल था। सब लोग ये भी जानते थे कि डॉक्टर श्याम सुंदर माली का बेटा था। वो नीच जात का था, मगर उसे ठाकुरानी ने पाला था। अपने सगे बेटे की तरह परवरिश की थी, उसे आला तालीम दिलाई थी, डॉक्टर बनाया था। ठाकुर भानु सिंह भी उसे अपने सगे भाई की तरह मानता था। लोग इन दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत से भी आगाह थे। वो उसे ठाकुर का छोटा भाई समझकर इसकी मौत का पुरसा देने के लिए आ रहे थे। सपैर के करीब अर्थी उठाई गई। जनाजे के इस जुलूस में सैकड़ों लोग थे, और मैं पहली मर्तबा किसी हिंदू के जनाजे में शरीक हुआ था। हर तरफ से राम नाम सत्य है, हरिओम नारायण नारायण और मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थी। शमशान घाट में भी बहुत से लोग जमा थे। क्रियाक्रम की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। चिता तैयार थी। श्याम सुंदर की लाश को चिता पर लिटाकर रस्सियों से बांध दिया गया ताकि ये कहीं भाग न जाए। मैं तो ये जानता था कि हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखने का ये पहला मौका था, और ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ी हैरत थी। लाश के ऊपर मजीद लकड़ियां डालकर इसे पूरी तरह ढक दिया गया। जगह जगह इन लकड़ियों में ऊदो लुबान डाला गया। घी के 2 कनस्तर चिता पर उंडेल दिया गया ताकि तमाम गोश्त ठीक तरह से बुना जा सके। इस वक्त वहाँ 3-4 पंडित मौजूद थे जो ये सारे काम करते हुए श्लोक पढ़ रहे थे। और फिर ठाकुर भानु सिंह ने चिता को आग दिखा दी। भाइयों के नाते चिता को आग लगाना उसी का अधिकार था। लकड़ियां चिटकने लगी, आग के शोले बुलंद होने लगे। गाढ़ा धुआं हवा के दोष पर हमारी मुखालिफ समत फैलता हुआ ऊपर को उठ रहा था। फजा में उदो लुबान और घी के जलने की खुशबू फैलती रही, और फिर गोश्त के जलने की चिरांद भी फैलने लगी। मैं बार बार नथने सुकोड़ रहा था। मांस के जलने की बू बढ़ती जा रही थी। मुझे मतली महसूस होने लगी। दिमाग सड़ रहा था। मैंने कनकियों से इधर उधर देखा। सब लोग बड़े इत्मीनान से खड़े जलती हुई चिता की तरफ देख रहे थे। किसी के चेहरे पर नागवारी का असर नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहां से दूर हट जाऊं, मगर दिल पर जबर किए खड़ा रहा। शोले मानिंद बढ़ गए। अब सिर्फ दुखते हुए अंगारे थे, और उन्हें ठंडा होने के लिए पूरी रात की जरूरत थी। जब हम वापस आए तो शाम हो रही थी। हवेली की फजा सोगवार थी, और ये सोगवारी 3 दिन तक पूरी शदोमत के साथ बरकरार रही। लोग पुरसे खिल के आते रहे। ठाकुर क्या हम में से कोई भी 3 दिन तक हवेली से बाहर नहीं निकला था। 3 दिन तक ठाकुर का रेस्टोरेंट बंद रहा, अलबत्ता रिहायशी होटल खुला रहा। तीजे के बाद हवेली की जिंदगी मामूल पर आने लगी। बाहर से आने वाले जो मेहमान हवेली में ठहरे हुए थे, एक एक करके रुखसत हो गए। मैं जान की रूह मती रह गए। ठाकुर ने अपना कारोबार मैनेजरों के हवाले कर दिया, और खुद को उसने रामू से इंतकाम लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया था, और जाहिर है मैं उसके साथ था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, तो मैं कैसे पीछे रह सकता था। जानकी और रूमती को टीले वाली हवेली में वापस भेज दिया गया। बमला भी उसके साथ ही चली गई थी। रामू और बलवंत सिंह जैसे कमीने दुश्मनों से किसी भी इक़दाम की तवक्को की जा सकती थी, इसलिए हवेली में जानकी वगैरह की हिफाजत का भी माकूल बंदोबस्त कर दिया गया था।
अगले रोज दोपहर के वक्त मैं और ठाकुर भी वहाँ पहुँच गए। दोपहर के करीब हम वापस आ गए और शहर में रामू की तलाश शुरू कर दी गई। और रामू इतना बेवकूफ नहीं था कि ठाकुर के भाई को कत्ल करने के बाद आजादी से घूमता रहता। एक तरफ पुलिस उसकी तलाश में छापे मार रही थी और दूसरी तरफ हम उसका खोज लगाते फिर रहे थे। मुझे ऐसे कामों का बहुत तजुर्बा था, जिंदगी ऐसे ही हंगामों में गुजरी थी। मैं जानता था कि रामू जैसे लोगों को किस तरह तलाश किया जा सकता है। मैंने ठाकुर के सामने अपने ख्याल का इजहार किया तो वो चौंक गया। तुम जानते हो कि एक बदमाश से निपटने के लिए दूसरे बदमाशों को सर पर बिठा लिया जाए। उसने मुझे घूरा। ऐसा नहीं होगा ठाकुर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी जिंदगी ऐसी लोगों से निमटते हुए गुजरी है। उस बड़े बदमाश का पता छोटे बदमाशों ही से मालूम किया जा सकता है। उन्हीं के तवस से हम रामू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बात ठाकुर की समझ में आ गई। वो मुठियां भींचे हुए बोला, काश मुझे एक मौका मिल जाए। मैं उसका वो असर करूंगा कि आइंदा किसी बदमाश को किसी शरीफ आदमी की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा मौका जरूर मिलेगा, मैंने कहा। और फिर उसी रात हमने शहर के उन इलाकों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए जहाँ गुंडों और बदमाशों से सामना हो सकता था। जोरावर गेट, तपोलिया बाजार, घाट दरवाजा, रामगंज बाजार, न्यू गेट, स्टेशन रोड। हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ अमली तौर पर गुंडों और बदमाशों का राज था। लेकिन इन दिनों पुलिस की सरगर्मियां भी उरूज पर थी। रामू की तलाश में जगह जगह छापे पड़ रहे थे। छोटे मोटे गुंडों को भी पकड़कर बंद किया जा रहा था। बहुत से गुंडे अपने आप को बचाने के लिए रोपोश हो गए थे। चौथे रोज किशनपुर बाजार में अजमेरी गेट के करीब भगत नामी एक शख्स से मुलाकात हो गई। भगत की उम्र 40 के लगभग थी। घुटे हुए मजबूत जिस्म का मालिक और शक्ल ही से गुंडा लगता था। उसने नीली जीन्स और घुटनों तक लंबा खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। रामू का नाम सुनकर वो गड़बड़ा सा गया। उसने गहरी नजरों से हम दोनों का जायजा लिया। रामू दादा आजकल रोपोश है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। उसे तो उसके फरिश्ते भी तलाश नहीं कर सकते, मगर तुम कौन हो और उससे क्यों मिलना चाहते हो? उसने पूछा। एक काम लेना है उससे, मैंने कहा। अगर तुम उसके बारे में कोई सही इतला दे सको, मेरा मतलब है राब्ते का कोई जरिया बता सको, तो तुम्हारा भी कुछ फायदा हो सकता है। मैंने बात करते हुए पतलून की एक जेब से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाल कर दूसरी जेब में मुंतकिल कर ली। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे ये हरकत मुझसे गैर इरादी तौर पर सरदर्द हुई हो। मेरा मकसद पूरा हो गया था। नोटों की गड्डी देखकर भगत सिंह की आंखें चमक उठी। उसे मोहताज निगाहों से इधर उधर देखा, फिर बोला, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। अभी रात के 10 बजे थे। वो बारूनक इलाका था। जगह जगह रेस्टोरेंट थे, खाने पीने की दुकानें थी, शराब खाने थे, पान सिगरेट के कैबिन थे। इधर उधर लोग खड़े थे। हमें भगत के साथ देखकर किसी को शुबा हो सकता था। शायद भगत भी कुछ डरा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि कोई हमें उसके साथ देख ले। वो हमें लेकर एक तारीख गली में घुस गया। हम उससे 8-10 कदम पीछे चल रहे थे। 2 और गलियां घूमकर वो एक तरफ मुड़ गया और वो रुकते हुए बोला। 2 और गलियां घूमकर वो एक जगह रुक गया। हमारे साथ धोखा भी हो सकता था, लेकिन हम पूरी तरह मोहतात थे। वो बहुत पुरानी सी इमारत थी जिसमें छोटी छोटी खोलियां बनी हुई थी। उसने एक खोली का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होकर बत्ती जलाई और हमारे अंदर होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस इलाके की पुलिस के एक एक आदमी को जानता हूँ। वो हम दोनों को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोला, तुम दोनों पुलिस वाले तो नहीं हो सकते, सीबीआई से हो या सीआईडी से। हमारा ताल्लुक ना तो पुलिस से है ना सीआईडी से। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम यही कहने के लिए हमें यहाँ लाए थे? समय बड़ा नादक जा रहा है महाराज, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। मन की चिंता दूर कर लेना जरूरी है। वैसे तुम लोग रामू को तलाश क्यों कर रहे हो? उससे एक काम लेना है, मैंने कहा। क्या मैं वो काम नहीं कर सकता? अरे भगत का भी इलाके में बड़ा नाम है, उसने कहा। 2 आदमियों को कत्ल कर सकते हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ना ना सरकार, वो जल्दी से बोला। अपन तो छोटे छोटे काम करने का है, किसी की पिटाई करनी है, किसी को उठाना है, कोई लौंडिया चाहिए, बस सरकार। कत्ल जैसे काम में अपन हाथ नहीं डालता। वैसे वो चंद में खामोश हुआ, फिर बोला, वैसे अगर रामू भी मिल गया तो वो भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। आजकल उसका सितारा भी गर्दश में है और वो चूहे की तरह किसी बिल में घुसा हुआ है। क्यों, क्या वो इतना ही बुज़दिल है? मैंने कहा। हमने तो सुना है कि वो बड़ा जिगरी आदमी है। पुरहुजूम बाजार में किसी को मौत के घाट उतार दे तो पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकती। पहले ऐसे ही था, परंतु अब उसका समय बदल गया है, भगत ने कहा। उसने एक गलत आदमी पर हाथ रख दिया था, उसके भाई का कत्ल कर दिया। ठाकुर बारू सिंह इस शहर का बहुत बड़ा और इज्जत वाला आदमी है। वो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बेअक्ल हुआ फिर रहा है। पर तुम लोग किस दुनिया में रहते हो? क्या तुम्हें ये सब कुछ मालूम नहीं? पूरे शहर की पुलिस रामू को खोजती फिर रही है। हमें वाकई मालूम नहीं, मैंने जवाब दिया। हम लोग बीकानेर से आए हैं, लेकिन क्या तुम ठाकुर बारू सिंह को जानते हो? वो महापुरुष आदमी है, भगत सिंह ने जवाब दिया। अपुन ने उसको देखा नहीं है, पर उसके बारे में सुना बहुत कुछ है। अपुन का ऐसा नसीब कहाँ उस जैसे महान देवता के दर्शन कर सके। पर महाराज, वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा। तुम लोग अपना समय बर्बाद ना करो, मेरी मानो तो बीकानेर वापस चले जाओ। पुलिस रामू का खोज नहीं लगा सकी, तुम क्या करोगे? अपने काम के लिए बीकानेर ही में किसी को तलाश कर लो। मैंने ठाकुर की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी चमक सी उभर आई थी और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। भगत एक बदमाश जरूर था, लेकिन उसके दिल में खोट नहीं था। और फिर ठाकुर के बारे में भी उसके ख्यालात बहुत अच्छे थे, वो हमारे काम आ सकता था।
भगत, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अगर मैं ये कहूँ कि ठाकुर भानु सिंह को रामू की तलाश है तो क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगे? ठाकुर को अपन देखा नहीं हूँ, तारीफ बहुत सुनी है, परंतु अपना नसीब कहाँ कि उस महापुरुष की कोई सेवा कर सकूं। अपन तो बहुत थर्ड क्लास आदमी हूँ, चरस बेचकर और गालम गलोच करके एक वक्त पेट भर के रोटी खाता हूँ। वो ठाकुर भानु सिंह कहाँ वो महान हस्ती और कहाँ भगता धोबी। वो क्या कहते हैं महाराज, कहाँ राजा भूज और कहाँ गंगू तेली। राजा भूज तुम्हारे सामने है, मैंने कहा। ठाकुर भानु सिंह इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है और ये तुम्हारे नसीब है कि ये खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं। क्या? भगत सिंह उछल पड़ा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर ठाकुर को देखने लगा। फिर उसने दीवार में बनी हुई हजमी अलमारी के कंक्रीट के स्लेब पर रखे हुए चंद कपड़े उठाकर छलंगा सी चारपाई पर फेंक दिए और स्लेब पर बिछा हुआ हिंदी का अखबार उठा लिया। ये अखबार कई महीने पुराना था और सफ़े अव्वल पर ठाकुर भानु सिंह की तस्वीर छपी हुई थी। वो एक मंदिर के सामने गरीबों में कपड़े बांट रहा था। ये तस्वीर उसकी माताजी की बरसी के मौके पर खींची गई थी। भगत कभी तस्वीर को देखता, कभी सामने खड़े हुए ठाकुर को, और फिर उसने बड़ी तेजी से झुककर ठाकुर के चरण छुए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेरे भाग, वो बोला, क्या सेवा करूं महाराज? चाय ठंडा? वो बहुत खुश नजर आने लगा, जैसे कोई देवता आकाश से उतरकर उसके सामने आ गया हो। रामू की तलाश के सिलसिले में हमारी मदद कर सको तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा होगी, बल्कि हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए महाराज, भगत बोला। रामू ने आपके भाई की हत्या करके आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, परंतु आप निराश ना हो, आपका ये सेवक मौजूद है महाराज। वो बदमाश जहाँ कहीं भी है उसे खोज कर आपके चरणों में डाल दूंगा। आप बैठिए ना। उसने जल्दी से कमरे में मौजूद वह साल खुर्दा सी कुर्सी साफ की, बिस्तर की चादर झाड़ कर बिछाई और हमसे एक बार फिर बैठने की दरख्वास्त की। हम दोनों ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर ठाकुर तो कुर्सी पर बैठ गया और मैं चारपाई की पट्टी पर टिक गया। और उससे पहले कि हम दोनों में से कोई कुछ कहता, भगत दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। वो थम्स अप की ठंडी बोतलें लेकर आया था। उसने बोतलें खोलकर स्ट्रा लगाए और बोतलें हमारी तरफ बढ़ा दी। मैं जात धोबी का हूँ सरकार, वो बोला, परंतु सुना है आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ये आपकी महानता है। वैसी बातों पर वाकई ध्यान नहीं देता भगत, ठाकुर ने ये कहते उसके हाथ से बोतल ले ली। दूसरी बोतल मैंने ले ली। उसने मेरे बारे में पूछा तो मुझसे पहले ठाकुर बोल उठा, ये हिम्मत सिंह है, मेरा मित्र। ओह, हिम्मत सिंह? भगत की आंखों में चमक ऊपर आई। आपके नाम का भी बड़ा चर्चा है महाराज, आज तो वाकई मेरे भाग जाग उठे हैं। भगत तो हमारे आने से खुश था ही, मैं भी दिल में खुश हो रहा था कि हम ठीक आदमी के पास पहुंचे थे। मैं कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां लेते हुए कमरे का जायजा ले रहा था। ये कमरा 10 बाई 10 से ज्यादा बड़ा नहीं था। दीवारें काली थी और प्लस्तर जगह जगह से उधड़ा हुआ था। फर्श ईंटों का था और ये भी जगह जगह से टूटा हुआ था। एक दीवार में तो वो हजमी अलमारी थी जिसमें कंक्रीट के 3 स्लेब लगे हुए थे। एक खाने में कपड़े थे, दूसरे खाने में कंगा, चमेली के तेल की बोतल, एक चिटका हुआ आईना और इसी किस्म की चीजें रखी हुई थी। सबसे ऊपर वाले खाने में काली की मूर्ति भी रखी हुई नजर आ रही थी। सामने वाली दीवार पर खूंटियों पर चंद मैले कपड़े टंगे हुए थे। इसके अलावा दीवारों पर श्री देवी और दीगर फिल्म एक्ट्रेसों की नीम और यहाँ रंगीन तस्वीरें चिपका थी। ये तस्वीरें अखबारों और रसालों से काट कर यहाँ चिपकाई गई थी। भगत को गाल पर कमरे की सफाई का कोई ध्यान नहीं था। फर्श पर इधर उधर सिगरेटों के टोटे बिखरे हुए थे, जिनकी वजह से कमरे में कुछ नागवार बू फैली हुई थी। पिछली दीवार में भी एक दरवाजा था और ये दरवाजा गालबन इमारत के कंपाउंड में खुलता था। कमरे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि भगत का धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा और गालबन उसने ये बात भी ठीक ही कही थी कि वो अपने इलाके में थोड़ी बहुत बदमाशी दिखाकर रोटी का बंदोबस्त कर लिया करता था। हाँ तो भगत, मैंने खाली बोतल एक तरफ रखते हुए कहा, तुम रामू की तलाश में हमारी क्या मदद कर सकते हो? सीधे सीधे रामू को तलाश करना तो बड़ा कठिन है महाराज, उसने कहा। उसके करीब के आदमी भी रोपोश हो चुके हैं, पर मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो हमें उसका पता बता सकता है। कौन है वो? मुझसे पहले ठाकुर ने सवाल कर डाला। करण नाम है जी उसका, भगत ने जवाब दिया। वो रामगंज बाजार में रहता है। क्या तुम अभी हमें उसके पास ले जा सकते हो? ठाकुर ने कहा। धीरज महाराज, ब्याकल ना हो, भगत ने कहा। वो बहुत अय्यार आदमी है। तुम दोनों को मेरे साथ देखकर तुरंत समझ जाएगा कि कोई गड़बड़ जरूर है और हो सकता है वो आपको जानता भी हो। उसने ठाकुर की तरफ इशारा किया। मैं आज ही जाकर पता करता हूँ कि वो अपने ठिकाने पर है भी या नहीं। हम कल रात को उस पर छापा डालेंगे। ठाकुर के मुंह से गहरा सांस निकल के उसने मेरी तरफ देखा। भगत ठीक कहता है, मैंने कहा। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। एक उम्मीद पैदा हुई है, अगर करण को शुबा हो गया तो वो भी रोपोश हो जाएगा। बेहतर होगा कि पूरी जानकारी मिलने के बाद हम अगला कदम उठाएं। मेरी भी यही राय है ठाकुर जी, भगत ने पहली मर्तबा उसे ठाकुर कहकर मुखातिब किया। मैं आज रात करण के बारे में पूरी जानकारी हासिल करूंगा। कल इसी समय आप यहाँ आ जाएं। हम यहाँ नहीं आएंगे, ठाकुर ने कहा। तुम मेरे होटल आ जाना, विक्रम होटल, स्टेशन रोड पर। देखा है ना? जरूर देखा है सरकार, भगत बोला। पर बाहर से हम जैसे लोग उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। कल तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठाकुर बोला। रात 10 बजे आ जाना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ठाकुर ने मुझे इशारा किया। हम दोनों उठ गए। मैंने जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी में से 500 रुपए का नोट निकालकर भगत की तरफ बढ़ा दिया। वो पैसे के लालच ही में हमें मालूमात फराहम करने पर तैयार हुआ था, लेकिन इस वक्त उसने 500 रुपए का नोट लेने से भी इनकार कर दिया। नहीं महाराज, उसने दोनों हाथ जोड़ दिए।
वो ठाकुर की तरफ देखने लगा। मैं आपका सेवक हूँ ठाकुर जी, ये तुम्हारा अधिकार है, रख लो, ठाकुर ने नरमी से कहा। वो फिर भी पैसे लेने को तैयार नहीं था। मैंने नोट उसकी जेब में डाल दिया। हम चलते हैं, मैंने कहा। तुम चंद मिनट यहीं रुको, हमारे बाद खोली से निकलना ताकि कोई तुम्हें बाहर हमारे साथ ना देख सके। जो आ गया सरकार, भगत ने कहा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। हम तारीख गलियों से होते हुए बाजार में उस जगह पहुंच गए जहां हमारी जीप खड़ी हुई थी। इस वक्त 11:30 बज रहे थे, लेकिन बाजार की रौनक में कोई फर्क नहीं आया था। ड्राइविंग सीट ठाकुर ही ने संभाली थी। हम अजमेरी गेट से निकलकर MI रोड पर आ गए। मेरा ख्याल था कि ठाकुर अपने होटल या भवानी सिंह मार्ग वाली हवेली की तरफ जाएगा, मगर उसने जीप का रुख आगरा मार्ग की तरफ मोड़ा तो मैं समझ गया कि वो कहाँ जा रहा है। आधे घंटे बाद हम टीले वाली हवेली पहुंच गए। जानकी वगैरह जाग रही थी। वो तीनों रूपमती वाले कमरे में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी बातें कर रही थी। मैं कमरे में जाकर वापस आ गया और वो भी कमरे से निकलकर हाल में आ गई। कुछ कामयाबी हुई? रूपमती ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाँ, एक सुराग तो मिला है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन सही सूरत कल रात को सामने आएगी। क्या मतलब? रूपमती ने मुझे घूरा। मतलब ये कि एक आदमी का पता चला है जो रामू की तलाश में हमारी सहायता करने को तैयार है, मैंने कहा, और फिर उसे बगैर से मुलाकात की तफसील बताने लगा। जानकी और बमला भी गौर से हमारी बातें सुनने लगी। कल हम करण को तलाश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम कल ही रामू की गर्दन पर हाथ डाल देंगे। तुम लोग बातें करो, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला। ठाकुर ये कहते हुए एक झटके से उठ गया। मैं समझा वो दूसरी हवेली जाने की बात कर रहा है, लेकिन उसे अपने बेडरूम की तरफ जाते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ठाकुर के जाने के बाद वो तीनों भी फैल कर बैठ गई। मैं सोफे पर कुछ बेआरामी महसूस कर रहा था, इसलिए कालीन पर बैठकर टांगे आगे फैलाकर सोफे से टेक लगा ली। वो तीनों भी कालीन पर आ गई। मुंदरी, रूपमती ने मुंदरी को आवाज दी, चाय बनाकर लाओ। अंदर सभा की यानी राजा की महफिल जमी है। जानकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। रूपमती ने ठीक ही कहा था, ये अंदर सभा ही थी। मैं राजा इंदर बना बैठा था और दुनिया की 3 हसीन तरीन औरतें मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मैं राजा इंदर होते हुए भी राजा इंदर नहीं था। मेरी फितरत उससे बहुत मुख्तलिफ थी। मैं अयाश नहीं था। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आए थे, कई हसीन लड़कियां मेरी जिंदगी में आई थी और हवा के खुशगवार झोंके की तरह निकल गई थी। मैंने किसी की तरफ इन नजरों से नहीं देखा था जो मेरे दिल में हवस की निशानदेही करती हो। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मैं बहका था। मुझे गोल्डन ट्रायंगल के उस गार में सोनिया के साथ गुजरने वाली वो रात अब भी याद थी, जब सोनिया ने मुझे ज़ेर कर लिया था और मैं आज तक अपने आप से शर्मिंदा था। जानकी कई वर्षों से मेरे साथ थी, कई मर्तबा इसने मुझे घेरने की कोशिश की थी। अपने हुस्न के चमत्कार दिखाए थे, मगर मैं हर मर्तबा अपने आप को बचाता रहा था। और अब तो वो मुझे अक्सर साधु कहकर पुकारा करती थी। यहाँ रूपमती भी थी। इसने भी इस पहाड़ को सर करने की कोशिश की थी, मगर संगलाख चट्टानों से सर टकरा कर रह गई थी। मेरे सामने बैठी हुई वही रूपमती थी जो 11 लाख की आबादी वाले इस गुलाबी शहर में सेक्स की देवी के नाम से मशहूर थी। इसने अपने आप को इतना गिरा लिया था कि होटलों के वेटर और सड़क शाप थर्ड रेट गुंडे भी इसके हुस्न और शबाब से फैज़याब होने की उम्मीदें लगाए बैठे थे। वो भूल गई थी कि वो एक राजकुमारी है। इसका ताल्लुक एक इज्जतदार और मुअज़्ज़ज़ घराने से है। मुझे भी वो गुलामों की मंडी से इसीलिए खरीद कर लाई थी कि मुझसे अपनी हवस की भड़कती हुई आग को ठंडा कर सके। इस मकसद के लिए रवायती हरबों में नाकाम होने के बाद उसने नशावर मशरूब यानी सोमरस पिलाकर मुझे ज़ेर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उससे भी इसे नाकामी ही हुई थी और अपनी इस गलती का खुमियाजा इसे इस तरह भुगतना पड़ा कि इसके दुश्मनों को वार करने का मौका मिल गया था। मुझे वो रात भी याद थी जब शराब के नशे में मदहोश रूपमती ने एक बार फिर मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी और उस रात उसके रुखसार पर पड़ने वाला मेरा थप्पड़ ही उसे होश में ले आया था। और ये वही रूपमती थी जो पहले मेरी आका थी और अब मेरी गुलाम बन गई थी। मैंने इसे जिल्लत और रुसवाई की दलदल से निकाला था और उसके लिए तो इसका पुराना दोस्त ठाकुर बहारू सिंह भी मेरा शुक्रगुजार था, जो कुछ अरसे से इसकी तरफ से मायूस भी हो चुका था। और उसके बाद हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार करते गए कि हम तागूती कुव्वतों के चक्कर में फंस कर रह गए और इन बातिल कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए हम एक इकाई बन गए थे। मेरी वजह से यहाँ कत्लो गारत शुरू हुई थी। रूपमती के और ठाकुर के नए नए दुश्मन पैदा हो गए थे। ठाकुर का मुंह भोला भाई डॉक्टर श्याम सुंदर, जो उसे सगे भाई की तरह प्यारा था, बेदर्दी से मारा गया था। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत सी यादें आ जाती हैं। वो चेहरे मेरी नजरों के सामने घूम जाते हैं जिन्होंने मेरी खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। थाईवांग, चाचा प्रताप सिंह, मास्टर पूखट, कांग, रामन प्रसाद, फमेला मास्टर फू फांग और ना जाने कौन कौन। किस किस को याद करूं, किस किस का नाम लेकर आंसू बहाऊं। मुमकिन है मेरी सरगर्दिश के कुछ हिस्से बाज पढ़ने वालों के गिरा गुजरे, लेकिन जिन लोगों ने मेरी तरह मुसीबतें उठाई हैं, दुख झीले हैं, मेरी तरह हालात का शिकार रहे हैं, उन्हें मेरे दर्द और करब का एहसास जरूर होगा। मेरे दर्द मेरी जात का दुख मेरा करब, मेरी गर्दिशें और मेरे मसाइब ऐसे नहीं कि कोई आम आदमी इसका तसव्वुर भी कर सके। एक के बाद एक हादसा, एक के बाद दीगरे इम्तिहान, आजमाइशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। मेरे अंदर शिकस्त और रेख्त के ये मरहले अहले दिल ही इन्हें महसूस कर सकते हैं। मेरी ये दास्तान पढ़कर उन्हीं लोगों की आंखों से आंसू टपके होंगे जो कभी खुद ऐसे अलमनाक आसास से दो चार रह चुके हों। 11-12 साल का एक मासूम बच्चा जिसकी नजरों के सामने उसके माँ बाप को बड़ी बेदर्दी से सिवा कर दिया गया।
वो उन कातलों से अपने आप को बचाने के लिए छुपता फिरता भागता रहा। जिसने भी उसे पनाह दी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आज वही बच्चा जवान है, इसकी कोई मंजिल नहीं, इसके सामने ना कोई रास्ता है। इसने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को भूलना भी चाहा तो नहीं भूलने दिया गया। जिंदगी के हर मोड़ पर इसे एक नया जख्म लगा दिया जाता, फिर वो अपने माजी को कैसे भूलता। इसे सीने में इंतकाम का लावा खोलता रहा जो बिलाखिर आतिश विशा बनकर फट पड़ा। अब इसका एक ही मकसद था, इंतकाम। अपने माँ बाप का, अपने उन हमदर्दों और प्यारों का इंतकाम जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसकी खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। मैं इस वक्त बकौल रूपमती के इंदर सभा में बैठा था, मगर ये बातें न जाने मुझे कैसे याद आ गई। मेरे दिमाग में लावा सा पक रहा था। कहाँ खो गए साधु महाराज? जानकी की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। उसने मुझे पुकारने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मेरा पैर पकड़कर जोर से हिला दिया। मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए और मैं जैसे होश में आ गया। हमारे बीच कालीन पर चाय के कप रखे हुए थे। मुंदई भी करीब ही बैठ गई और वो चारों मुझे इस तरह गहरी नजरों से देखने लगी जैसे मेरा चेहरा बदल गया हो, और फिर गैर इख्तियारी तौर पर मेरा हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गया। क्या हुआ? तुम एकदम से इतना परेशान क्यों हो गए हो? जानकी ने उठकर मेरे करीब आकर कहा। जाहिर है मेरा सबसे ज्यादा दर्द वो ही महसूस कर सकती थी। ओह कुछ नहीं, मैं संभल कर बैठ गया। ऐसी कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने जीभ मिटाने के लिए कहा और अपने सामने रखा हुआ चाय का कप उठा लिया। जानकी जानना में गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर दोबारा अपनी जगह पर चली गई। रूपमती वगैरह की मौजूदगी में वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। चलने में फजा कुछ उदास सी रही, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन रूपमती के एक मजाक ने ये उदासी दूर कर दी और फिर बातों का सिलसिला चल निकला। फिर मैं भी ये भूल गया कि कुछ देर पहले मुझ पर किस कदर कनूतियत तारी थी। अगले रोज मैं सुबह देर तक सोया रहा और जब बेदार हुआ तो मेरे आसपास कोई नहीं था। हालांकि जानकी और रूपमती वगैरह भी रात के आखिरी पहर वहीं कालीन पर आड़ी तिरछी होकर सो गई थी। मैं उठकर अपने बेडरूम में आ गया और दरवाजे में कदम रखते ही ठिठक कर रुक गया। बमला मेरे बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसका लिबास सिमटा हुआ था, बाल बिखरे हुए चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे कदम बेइख्तियार उसकी तरफ उठने लगे। इस वक्त शायद मैं अपने आप में नहीं था, मेरे आवाज मेरे बस में नहीं थे। मैं बेड के करीब खड़ा चलने में बमला के चेहरे को देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर झुकने लगा। शायद वो मेरे बेरब सांसों का लम्स था कि बमला ने आंखें खोल दी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर कुछ टटोल रही थी, आंखों में खुमार भरा हुआ था। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई।